हाय फ्रेंड्स, पिछला वीडियो अधूरा रह गया था। मैंने रिकॉर्ड किया था पर रिकॉर्ड हुआ नहीं। चलिए उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं आज। इसमें छठा क्वेश्चन है, कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे। दूसरा है, नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ना तो एक सही है ना ही दो सही है। कैसे? तो कर अनियमित ढंग से नहीं बल्कि नियमित ढंग से वसूल किए जाते थे और नजराना अनियमित ढंग से वसूल किए जाते थे। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर बना डी। कर जो है नियमित ढंग से वसूला जाता था और नजराना अनियमित रूप से वसूला जाता था। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था, जहां पर सम्राटों का शासन सीधा था। वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन का चुनाव करना है। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। मतलब राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल मतलब गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। जैसे आपको पता होगा कि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई, अशोक जब गद्दी पे बैठने वाला था तब वो कहाँ का राज्यपाल था? वो अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का? अवंती का। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। दूसरा है, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तीसरा है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। मतलब मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांत पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों के द्वारा शासन होता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखते थे और जो प्रदेश में रहने वाले लोग थे वो मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट में दिया करते थे। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज था, डायमेकस था, फाहियान था या हेनसांग था? सही आंसर इसका बनेगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज था। ये वही मेगास्थनीज है जिसने इंडिका नाम की पुस्तक की रचना की है और मेगास्थनीज ने ही कहा है कि भारतीय समाज जो है 7 वर्ग में बटा हुआ था, 7 वर्ग में। ठीक। और डायमेकस की मैं बात करूं तो ये बिंदुसार के टाइम में भारत आया था। फाहियान जो है चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम में आया था और हेनसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम में भारत आया था। हर्षवर्धन। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। दूसरा है, उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। तीसरा है, राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1, 2, 3 तीनों कथन बिल्कुल सही है कि सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा होता था और उनके जो बॉडीगार्ड हुआ करते थे वो सोना और चांदी से सजे हाथी पर सवार होते थे
और उनके जो बॉडीगार्ड होते थे वो पेड़ों को लेकर चलते थे, ठीक है। और राजा जो है सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से भी घिरे होते थे। तीनों कथन बिल्कुल सही है। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। दूसरा है, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। इसमें कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन ही सही है। मतलब आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, बिल्कुल सही है। पहला कथन इसीलिए गलत है कि उज्जैन जो है उत्तर पश्चिम की तरफ से आवागमन का मार्ग नहीं था, बल्कि उज्जैन जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने का एक मार्ग था, ठीक है। जबकि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, ठीक है। और तीसरे कथन की मैं बात करूं कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे उसके विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि इनके विचार अर्थशास्त्र में नहीं लिखे गए हैं, कौटिल्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। ये कथन सही होगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन ही सही है। नेक्स्ट, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। दूसरा है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए हैं। तीसरा है, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। यही कथन बिल्कुल सही है, यही कथन सही है, दूसरा गलत है। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा अपना जो संदेश हो जनता तक पहुंचाया, और अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, ठीक है। दूसरा कथन इसीलिए गलत है कि अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, ना कि खरोष्ठी लिपि में। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, ना कि खरोष्ठी लिपि में। और मैं कलिंग युद्ध की बात करूं तो कलिंग जो है वर्तमान में उड़ीसा के क्षेत्र को कहा जाता है, और उनके 13वें शिलालेख में कलिंग विजय की बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित हैं। पहला है, अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। दूसरा कथन ये है, वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध का त्याग करें, मतलब युद्ध ना करें, इसके बदले वे धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। अशोक के कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? इसका आंसर क्या बनेगा 13 नंबर का? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही है। कि कहने का मतलब है कि अशोक ये मानता था कि धम्म के माध्यम से हम लोगों का दिल जीत सकते हैं, बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा बेहतर है ये, ठीक है। और वो चाहता था कि उसके बाद, उसके मरने के बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध का त्याग करें, और इसके बदले में क्या करें? धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। नेक्स्ट, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन सी, धम्म महामत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। तीसरा कथन है, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया से, मिस्र से और श्रीलंका, ग्रीस में दूत भेजे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? 15 का आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों कथन बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है कि अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया है और उसने अधिकारियों को क्या आदेश दिया था कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं लिखना पढ़ना जानते थे। ठीक है, और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने दूत को सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी भेजे। ठीक है, जैसे श्रीलंका में पता होगा उसने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा बेटी को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई है? देवनागरी से, तमिल से, ब्राह्मी से या बंगला से? इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट 17 नंबर, अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए गए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं है। दूसरा क्या है, उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियाँ बताई। ये रीतियाँ हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। कहने का मतलब है अशोक ने ये संदेश दिया है अपनी प्रजा को कि विभिन्न अवसरों पर जो हम लोग अनुष्ठान करते हैं, कर्मकांड करते हैं, ये किसी काम की नहीं है। ठीक है, और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियाँ बताई। ये रीतियाँ क्या क्या हैं? अपने दास और नौकर के साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छा बिहेवियर दिखाना, बड़ों का रिस्पेक्ट करना और सभी जीवों पर दया करना। ठीक है, और ब्राह्मणों श्रमणों को दान देना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? पोडुका, बेरीगाजा, मछलीपट्टनम या मुजरिम? सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए पोडुका। ठीक है, पोडुका अरिकमेडु का रोमन नाम था और अरिकमेडु, बेरीगाजा, मछलीपट्टनम और मुजरिम जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में मैं भूगोल का सेगमेंट कराऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में भूगोल चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।